तो बच्चों लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को डिफरेंट एंथैल्पी टर्म समझाए थे। उनमें जो सबसे पहला समझाया था मैंने, स्टैंडर्ड एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन किसे बोलते हैं, और फिर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है। फिर से मैं यहीं से पिकअप करता हूं टॉपिक और यहीं से समझाता हूं, ध्यान से सुनना। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डेल्टा एच नॉट एफ, या एफ कभी कभी डेल्टा के बगल में लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है कि इट इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? एट स्टैंडर्ड कंडीशन व्हेन 1 mole, very very important, of the given compound is formed from, कहां से बन रहा है बेटा ये? Compound is formed from its constituent elements in their most stable state। और मैंने बोला था अगर एलोट्रॉप हो जाए तो उसमें मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप आप लोगे, राइट। और ऐसा करके हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे कैसे लिखना है। मैं एक दो बारी और एक दो क्वेश्चन देता हूं आपको समझने के लिए कि ये बताओ, अगर मुझे लिखना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, से फॉर एग्जांपल ब्यूटेन लिखना है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन का केमिकल इक्वेशन, ऐसा रिएक्शन जिसमें उस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज शुड बी इक्वल टू एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन बोले तो C4H10। अच्छा, इसके आइसोमर भी होते हैं, तो मैं एन ब्यूटेन की बात कर रहा हूँ, राइट, वो गैस होता है बेटा। तो अब क्या हो रहा है, C4H10 बनाना है आपको गैसियस फॉर्म में। कहां से बनाओगे? तो सर कार्बन से बनाएंगे एंड हाइड्रोजन से बनाएंगे। हाइड्रोजन नेचर में कौन से फॉर्म में मिलता है? H2। एलिमेंटल स्टेट में जाना है, वो लिखना है इक्वेशन। तो ये H10 है तो यहाँ H2, यहाँ पे कितना लिखूं मैं? 5। ये कौन सा है? गैस। अच्छा, कार्बन के तो सर नेचर में बहुत सारे एलोट्रॉप होते हैं, डायमंड भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है और फुलरीन भी होता है। कशिश उसमें से कौन सा लेंगे? डायमंड, फुलरीन एंड ग्रेफाइट में से कौन सा लेंगे? क्यों नहीं? तो ग्रेफाइट, फुलरीन एंड बकमिंस्टर, क्या बोल रहा था? बकमिंस्टर फुलरीन। डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन में से कौन सा कंसीडर करेंगे बेटा? ग्रेफाइट। तो आपको यहाँ सॉलिड एंड ग्रेफाइट या ग्रेफाइट सॉलिड आप लिख सकते हो, राइट। अच्छा, कितने? 4। एक बात का जो हमेशा ध्यान रखना है, कभी इधर को चेंज मत करना, इधर के कोफिशिएंट को हमेशा क्या रखेंगे? 1। So change in enthalpy of the reaction at standard condition when 1 mole, underline कर लेना, of the given compound is formed from its elements in their standard state and most stable state। Understood? अच्छा, अगर आप ये बात समझ गए हो तो एक क्वेश्चन लिखो, देखता हूं आप क्या कर पाते हो। लिख लेना, IIT JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, थोड़ा उसकी ग्रेविटी को समझते हुए करेंगे, राइट। मतलब उससे रिलेटेड, वहीं से उठाया हुआ क्वेश्चन है, राइट। करें। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा H नॉट F इज 0। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डेल्टा H नॉट F इज 0। मैं आपको मोर देन 1 बना के दे रहा हूं, ठीक है। ऑप्शन ए। अच्छा, मैंने बता दिया है, स्टैंडर्ड लगा दिया है, तो मतलब बाय डिफॉल्ट क्या हमें लेना है? 298 केल्विन एंड, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो मैंने लिख दिया है बेटा H2O लिक्विड, बी लिख दिया है CO2 गैस, सी लिख दिया है O3 गैस, डी लिख दिया है O2 गैस, ई लिख दिया है
ब्रोमीन गैस, F लिख दिया है, ब्रोमीन, बोलो भाई, लिक्विड, मतलब इतने ऑप्शन दिए नहीं थे, मैं अपने से बना रहा हूं। सल्फर 8, कौन सा? रोम्बिक सॉलिड। तुरंत क्लिक इस पे, फटाफट टिक करो, आपके पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम है। ज्यादा मैंने बोल दिया, यू हैव ओनली 1 मिनट ऑफ टाइम। बोलिए, कर लिया? चलो चेक करते हैं कितने लोगों को समझ पड़ा। फर्स्ट का बताओ, 0 होगा या नहीं? नॉन जीरो। सेकेंड? हाँ। थर्ड? हाँ, 0। अच्छा, चलो इस थर्ड में कुछ लोग बोल रहे हैं 0, कुछ बोल रहे हैं नॉन जीरो। फोर्थ? पक्का? इसका? कुछ लोग नॉन जीरो बोल रहे हैं, कुछ 0 बोल रहे हैं, यही ना? मैक्सिमम नॉन जीरो पे ही है। इसका बताओ। 0। इसका? आओ समझते हैं। देखो मैंने क्या, ध्यान से सुनो, मैंने क्या समझाया था आपको। कभी भी बोले कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी क्या होने वाली है किसी रिएक्शन की, तो आपको मालूम है दैट इज इक्वल टू इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन इन विच द गिवन प्रोडक्ट इज फॉर्म, 1 मोल ऑफ द गिवन प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम देयर एलिमेंटल स्टेट। बताओ H2O के बारे में अगर हम बात करेंगे चेंज इन इंथैल्पी का, लिक्विड का, तो कहां से बनता है भाई? हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस से हाफ मोल। तो क्या इसका इंथैल्पी चेंज 0 होगा? ऑफ कोर्स नहीं सर। आप राइट साइड में वाटर लिए हो, लेफ्ट साइड में H2O2 है, इन दोनों की इंथैल्पी इक्वल थोड़ी ना होती, तो 0 क्यों होगा? तो ये तो नॉन जीरो ऑब्वियस। ठीक उसी तरीके से इसका भी नॉन जीरो होगा। O3 आ जाओ समझते हैं। हमें O3 कितना बनाना है? 1 मोल। कहां से बनाना है O3 को? इसके एलिमेंट से। ऑक्सीजन क्या एलिमेंट होता है? O3 का एलिमेंट है। हाँ सर दोनों ही एलिमेंट है। फिर कौन सा लूं? मोस्ट स्टेबल, तो O2। तो बताओ बेटा क्या O2 का जैसा स्ट्रक्चर है, बॉन्ड स्ट्रक्चर, जो उसकी एनर्जी है, क्या वही O3 की भी होगी? और जब अगर ऐसा नहीं है तो डेल्टा H की वैल्यू 0 क्यों होगी? वो भी नॉन जीरो होगी। 0 तभी हो सकता है जब लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों तरफ एकदम आइडेंटिकल चीजें आ जाएं, तभी आएगा। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे O2 ले लिया 3/2, तो ऑफ कोर्स नॉट इक्वल टू 0। लेकिन जैसे ही मैंने बोला मुझे O2 गैस बनाना है, कहां से बनाओ? ऑफ कोर्स ऑक्सीजन से ही आपको बनाना है। समझ गए ना? मोस्ट स्टेबल। तो इधर से इधर आओगे तो डेल्टा H इसका क्या हो जाएगा? 0। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड लाइन ध्यान रख लेना, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ elements in their most stable state will be 0.
अरे समझ आया। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखो, ये बात मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे ही लिखने के लिए, मुझे तो आता ही है पहले से ये सब। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्योर एलिमेंट्स in their most stable standard state will be zero. याद रहेगा सबको ये बात? बोलो। एक और चीज ध्यान में आपको रख लेना है, जो आपको ऐसे नहीं, वो आगे चल करके एजम्पशन के थ्रू होता है कि बच्चों अगर आप हाइड्रोजन से क्या बना रहे हो, H+ आयन, या इसको ½ H2 कर दे रहा हूं, इस रिएक्शन का भी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कंसिडर्ड टू बी 0। ये भी नोट कर लो। अरे अगर इसका 0 है तो इसका भी 0 होगा ना भाई। अरे 2 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे। अरे याद है कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था कि अगर कोई भी रिएक्शन को डबल से मल्टीप्लाई करो तो इसका इंथैल्पी चेंज भी डबल से, तो ये 0 है तो इसका भी 0 होगा। तो इसको लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार ना एग्जाम में पूछ लेता है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H+ aqueous solution of H+ ion, standard enthalpy of formation of aqueous solution of H+ ion is considered to be 0। इसके पीछे का मतलब इसको कंसिडर किया जाता है। इलेक्ट्रो में आपको थोड़ा और आइडिया लगेगा जब स्टैंडर्ड EMF वगैरह के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है? अभी उसका जरूरत नहीं है, तो बस इसको आप याद कर लो। बाकी तो आप नहीं भी याद करोगे तो भी एलिमेंट से बनाओगे तो आपको पता तो पड़ ही जाएगा। समझ आया? अच्छा, अभी कितने लोग बोल रहे हैं? अगले वाले ऑप्शन में देखते हैं। ब्रोमीन बनाना है, कहाँ से बनाना है? तो ब्रोमीन का स्टेबल स्टेट लिक्विड कौन सा होता है रूम टेम्परेचर पे? लिक्विड। ब्रोमीन लिक्विड में बनता है सर। तो बताओ, इधर लिक्विड है, इधर गैस है, तो क्या 0 हो सकता है? नहीं, तो नॉट इक्वल टू 0। तो इसलिए स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन लिक्विड विल बी 0, बट स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन गैस विल नॉट बी। आ गया बच्चों बात समझ में सबको? एकदम क्लियर हो गया? कहीं कोई तकलीफ? एक क्वेश्चन लिखो फिर। ब्रोमीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड। हाँ, एसिड वाला तो पक्का 0 होगा। क्यों? हाँ, रोम्बिक फॉर्म ही उसका सबसे स्टेबल होता है, सॉलिड है, तो इसलिए 0। समझ गया ना? इसका भी 0। गॉट इट? क्वेश्चन लिखोगे एक? चलो देखते हैं क्या करते हो। मिटा दूं इसको? राइट डाउन। बच्चों इसको थोड़ा बैलेंस करा दो तो। बैलेंस करा दो। कितना आसान हो? ये ज्यादा आसान हो गया? क्या बकवास है, ये नहीं लगाना है, ठीक है? रुक जाओ, मुझे इस पे चलना है। CO2 प्लस H2O, ये लिक्विड, ये गैस, इधर ले ले रहा हूँ C2H6 ऑक्सीजन। अब बताओ कितने ऑक्सीजन डालूं यहाँ पे? तो यहाँ डबल कार्बन, यहाँ 3, और हाँ, अरे बाबा, जितने कार्बन इधर है उतने ही कार्बन इधर होंगे, जितने हाइड्रोजन इधर है उतने ही हाइड्रोजन। ऑक्सीजन में बैलेंस कर लूंगा 3 and 4 3 7/2 कर लूंगा, है ना? लेकिन मैं वो भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, इधर 2 कर दूं, इधर 7 कर दूं। और अगर ऐसा है तो इधर क्या करना पड़ेगा? 4 and, आ रहा है क्या तुम लोग को समझ में? क्या बात है यार, संगति का असर हो गया तुम लोगों पर। ठीक, चलो ग्रेट। तो ये है ना, आपको इसी का डेल्टा H0R निकालना है। ये क्वेश्चन मार्क है, आपको दिया क्या है? गिवन क्वेश्चन है ये, नोट करो। व्हाट इज गिवन टू यू? डेल्टा H0F ऑफ C2H6 गैस। ये गैस है बेटा ना, ये भी गैस है, ये भी गैस है।
सपोज मैं बहुत ही रैंडम वैल्यूज दे रहा हूँ, ठीक है ना, आप मेरे इमोशंस पे जाना, मतलब क्वेश्चंस पे जाना मेनली। तो 50 यूनिट मैंने दे दिया या 50 किलो जूल पर मोल, एज्यूम कर लो। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, लेट अस कंसीडर 60 किलो जूल पर मोल। मैं बहुत ही अजीब सा वैल्यू दे रहा हूँ कुछ, ठीक है ना। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड इज इक्वल टू, लेट अस कंसीडर 120 किलो जूल पर मोल। तो अगर आपको ये वैल्यूज दी हुई हो तो आप इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन निकालो। देखते हैं कौन कौन कर पाता है। आपके पास इस क्वेश्चन के लिए 2 मिनट का टाइम है, जल्दी कर लो। Find the enthalpy change for the given reaction if these things are given to you. Noted. डन बेटा। चलो यार अब बस ना, बहुत टाइम हो गया, आ जाओ देखते हैं। नहीं है, चलो अच्छा मैं स्टार्ट कर देता हूँ, तुम लोग करते रहो ना, ध्यान से देखो। सबसे पहला चीज क्या करना है, आपको ये जो इतने छोटा डेटा फॉर्म में दिया है ना, इसको आप पूरे इक्वेशन के फॉर्म में लिखो पहले। तो जब मैंने लिखा बेटा डेल्टा H0F दिस इज इक्वल टू 50, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं बोल रहा हूं कि C2H6 बनाने के लिए 1 मोल एंथैल्पी चेंज इसका कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 50।
ये इसका मतलब है। कहाँ से बनाना है? ऑफ कोर्स फॉर्मेशन जब लिख दिया है तो इधर कार्बन सॉलिड एंड ग्रेफाइट से, बोलो बच्चों, प्लस 3H2 से। ये रिएक्ट इतना छोटा सा चीज लिखने का मतलब है इस रिएक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करना, समझ गए? अच्छा, फिर ऐसे ही दूसरा वाला लिख लो। क्या है भाई? CO2 बना रहा हूं, उसका डेल्टा H0R कितना है? 60। कहां से बनाऊंगा? एलिमेंट से, फॉर्मेशन की बात हो रही है, प्लस O2 गैस, बोलो बच्चों। ठीक उसी तरीके से कितने लोग कह रहे हैं तीसरा वाला वाटर लिखा हुआ है, उसको बनाने का मतलब इधर क्या हुआ? H2 प्लस हाफ O2, ये गैस और ये लिक्विड, और इसका डेल्टा H0R कितना दिया हुआ है? 120। आ गया बात समझ में? अब कितने लोग कह रहे हैं कि सर आपने पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन आपने दिया, इसको मान लेता हूं मैं चौथा इक्वेशन। अभी कितने लोग कह रहे हैं अगर आपको फोर्थ लेके आना है, ध्यान से देखो, इसमें देखो वाटर, इनमें चेक करो वाटर कहाँ है? यहाँ है। क्या इसमें वाटर था? क्या इसमें था? अगर आपको यहाँ लेके आना है तो पक्का इसमें 6 का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ फोर्थ लाने के लिए आपको थर्ड में 4 टाइम मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा? अभी खत्म नहीं हुआ, अरे सॉरी 6 टाइम का तो, हाँ यस 6 टाइम, ओके। प्लस कितने लोग बोल रहे हैं कि सर CO2 अगर इधर देखो तो ये प्रोडक्ट साइड है और 4 टाइम्स है यहाँ पे, तो CO2 सिर्फ यहाँ है और कहीं है ही नहीं। तो अगर मुझे CO2 4 टाइम चाहिए तो हमें 4 मल्टीप्लाई बाई रिएक्शन 2 करना पड़ेगा। अच्छा, और देखो कितने लोग कह रहे हैं C2H6 लेफ्ट साइड में है, और कहाँ है यहाँ C2H6? एक ही जगह है सर, ये उसको लेफ्ट साइड एंड 2 से मल्टीप्लाई। तो बताओ बच्चों, जो रिएक्शन को उल्टा करते हो तो क्या डेल्टा H माइनस टाइम हो जाएगा? अरे सीधा रिएक्शन जाने में 50 जूल एब्जॉर्ब कर रहा है, उल्टा आने पे क्या होगा? इवॉल्व करेगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ माइनस टाइम 2 इंटू फर्स्ट इक्वेशन? कैन आई राइट लाइक दिस? और यही कुछ और नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ? हिस लॉ ऑफ कांस्टेंट समेशन, यही कर रहा हूँ ना, पिछले क्लास में यही पढ़ाया था। तो अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं? डेल्टा H जो हमें रिक्वायर्ड है इज इक्वल टू थर्ड इंटू 6, थर्ड बोले तो ये था, इंटू 6 कितना है? 120 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 4 60 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 1 111 बोले तो 50 था। कितना आ गया? तो करेक्ट आंसर इसका कितना हो गया? कितने लोगों का करेक्ट हुआ? हाथ उठाओ। चलो बहुत बढ़िया, अब तुम लोग सीख गए यार, अब ना कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक लिखो, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। हाँ, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो इसने क्या किया, इधर ध्यान से सुनो। इसने किया कि एंथैल्पी ऑफ दिस इज इक्वल टू, ध्यान से सुनो, उसने क्या कर दिया? आर्यन ने किया, उसका आंसर भी आ रहा है, ध्यान से सुनो। उसने बोला सर आपने एक चीज और भी बताया था कि एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू मोलर एंथैल्पी 4 इंटू एंथैल्पी ऑफ CO2 प्लस 6 इंटू एंथैल्पी ऑफ H2O माइनस 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ C2H6 माइनस 7 इंटू एंथैल्पी ऑफ O2। और इसने क्या किया है कि ये जो वैल्यूज है ना H ऑफ CO2, एंथैल्पी ऑफ CO2, वो ये वाला उठा के रख दिया, यही किया हुआ ना? बोलो, पता है इसने डबल मिस्टेक किया और आंसर सही कर दिया। डबल मिस्टेक क्या? पहली बात तो ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ये लिखना बिल्कुल सही है। गलती इसने क्या किया कि क्या तुम्हें एंथैल्पी ऑफ CO2 दिया है क्या इस क्वेश्चन में? नहीं दिया है, क्योंकि मैंने आपको बोला था एब्सोल्यूट एंथैल्पी हम डिटरमाइन, तो इसलिए वो नहीं लिखा रहता है भाई, वो तो सिर्फ एक रिप्रेजेंट करने का तरीका था। तो H तो दिया ही नहीं है, इसने तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है, यानी ये दिया। फिर क्यों सही हो गया? क्योंकि जब आप इक्वेशन ये बना रहे हो तो देखो यहाँ पे भी वही चीज हो रहा था, 4 टाइम्स ऑफ रिएक्शन 2। रिएक्शन 2 का मतलब क्या हुआ? रिएक्शन 2 का मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 ही तो था। तो अगर इसमें बस एक चेंज कर लो तो सही हो जाएगा। इस इक्वेशन को ऐसे लिख दो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। एंथैल्पी की जगह स्टैंडर्ड कर दोगे तो वो हो जाएगा, और जो डिराइव करते हैं हम हिस लॉ से वो वही करते हैं।
तो इसलिए किताबों में अगर आप देखोगे तो इंथैल्पी चेंज ऑफ एनी रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन लिखा हुआ है, समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई बाई वही ए आई कोफिशिएंट माइनस स्टैंडर्ड बी आई इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे भी लिखा हुआ है। तो ये बिल्कुल कहां से आया, ये चीज आया कहां से, हिस लॉ ही तो लगा के आ रहा है ना। तो उसने डबल मिस्टेक करके सही कर दिया क्योंकि इस जगह पे तुक्का लग गया उसका। अगले वाले टॉपिक में नहीं लगेगा जो हम कंबशन पढ़ाने वाले हैं, वहां उल्टा हो जाएगा, वहां प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट बनेगा हिस लॉ लगाने के बाद। तो इसलिए वो उसका गलती से सही हो गया। ठीक है, चलो आगे बात समझ में। तो आंसर इसीलिए आ रहा है ना क्योंकि हिस लॉ से भी एक्सप्रेशन वही बन रहा है, बस आपने डबल मिस्टेक कर दी है। एग्जैक्टली चलो करो। तो तरीका यही है, या अगर आप लिखते भी हो इस फॉर्म में तो आप स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन करके लिखोगे तो भी सही हो जाएगा। और ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, 0, तो वो आप लिखोगे तो वही बन जाता है। ठीक है, चलो लेकिन H0 नहीं, अगर आप ऐसे करके लिख दोगे, एग्जामिनर ने ध्यान दे लिया कि आपने यहाँ फॉर्मेशन नहीं लिखा है, डेल्टा नहीं लिखा है, तो गलत हो जाएगा। तो अरे देखो, मैं तुम लोगों को जितना भी चीज पढ़ाता हूँ, खास करके फिजिकल, मैं कोशिश करता हूँ कि ना उनको एकदम रॉ फॉर्म से डिराइव करो, ताकि कहीं पे फंसने का कोई बात ही ना रहे। हाँ, थोड़ा उसमें दिमाग चलाना पड़ता है। मैं चाहता तो मैं आपको ये भी एक्सप्रेशन बोल सकता था यार, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू फॉर्मेशन ऑफ दिस दिस, लेकिन मैं ये क्यों बताऊं, जब मैंने बता दिया है हिस लॉ आपको, तो क्या आप उतना कॉमन सेंस लगा के यहाँ पे नहीं लगा सकते? ये खुद से समझो ना ये कैसे आ रहा है। तो मेरा काम सिर्फ उतना है कि एकदम रॉ फॉर्म में ले जाके आपको वहीं छोड़ देना और फिर सोचने के लिए थोड़ा मजबूर करना क्वेश्चन दे करके। तो बिना ये फॉर्मूला जाने में भी हमने लगा लिया, तो हम फॉर्मूले पे क्यों दिमाग लगाएं, क्यों 50 फॉर्मूले लेके एग्जाम में जाएं अगर कंफ्यूज होना है तो। लिमिटेड इन्फॉर्मेशन से हम बेस्ट परफॉर्म करें, हमेशा एम यही रहना चाहिए, है ना। तो वही कोशिश करता हूँ, अगर आप लोग समझ पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप फॉर्मूला में साइड में बता ही देता हूँ, इसको भी रट लो, जो आपके साइकी को सूट करे वैसा करो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, मिटा दो बेटा। So what is enthalpy of combustion? तो बताओ, जैसे मैंने बोला कि फॉर्मेशन के टाइम में 1 मोल कोई भी चीज फॉर्म होना चाहिए, कहां से फॉर्म होना चाहिए, किधर से फॉर्म होना चाहिए, फ्रॉम देयर एलिमेंट्स, राइट। ऐसे जब मैं बात करूंगा इंथैल्पी ऑफ कंबशन का, तो इसका मतलब अब फॉर्मेशन नहीं, अब बनाना नहीं है, जलाना है उसको, राइट। लिखो ये बात, स्टार्ट करो लिखना, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन, it is equal to the enthalpy change of, it is equal to the enthalpy change of the reaction, enthalpy change of the reaction which involves combustion of 1 mole, जला रहे हैं ना अब हम लोग, which involves combustion of 1 mole of the given compound in the presence of adequate amount of oxygen, adequate amount of oxygen, understood, खत्म हो गया। So it is equal to the enthalpy change of that reaction where 1 mole of the given compound is burnt in the presence of adequate amount of oxygen, understood। आज देखते हैं, जैसे मैं बोलूं बेटा enthalpy, write the reaction showing enthalpy of formation, नहीं combustion। combustion को कैसे बताते हैं,
ई से स्टैंडर्ड लगा दिया तो आप समझ गए टेम्परेचर पे। क्या आप लिख सकते हो इसको? क्या ऐसा रिएक्शन लिख सकते हो जिसमें ये पता पड़ रहा हो कि उस रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज इसके बराबर है? लिखो। तो क्या लिखोगे आप भाई? कार्बन सॉलिड डायमंड कितना होना चाहिए? ये 1 मोल। इसको जलाना है किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए भी जरूरी है और मरने के लिए भी, मतलब जलने के लिए भी नहीं। Too much oxygen is also dangerous for our health. You know that, isn't it? They are radicals. Radicals होते हैं ये। तो कोई भी चीज एक्सेस में हो जाए तो वो पॉइजन हो जाती है। एक बहुत ही पॉपुलर लाइन है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज अति सर्वत्र वर्जयेत, ऐसा कुछ है ना संस्कृत में श्लोक। तो ऑक्सीजन अगर यहाँ पे आप करते हो तो ये क्या बन जाएगा? गैस। तो ये रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज must be equal to delta H naught C solid diamond। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाह रहा हूं, कितने लोग बोल रहे हैं कि सर इसको ना आप ये भी लिख सकते हो? कितने लोग बोल रहे हो कि इसको ये लिख सकते हो? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। कितने लोग बोल रहे हो? हाथ उठाओ कि इसको ये भी लिख सकते हैं। क्या गड़बड़ हुआ? हाँ बस सर, यहाँ डायमंड के बजाय अगर ग्रेफाइट हो जाता ना तो ये भी करेक्ट होता। अरे समझ रहे हो? तो इसलिए कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है, कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसका इंथैल्पी चेंज फॉर्मेशन को भी रिप्रेजेंट करता है और कंबशन को भी। तो इस बात का बस ध्यान रखना, ये तो 1 मोल बन ही रहा है, ये 1 मोल जल भी रहा है, तो ये दोनों चीजें हो गई। लेकिन गड़बड़ क्या हुआ, इस साइड में डायमंड है, यहाँ अगर ग्रेफाइट होता तो CO2 के फॉर्मेशन को भी यही रिएक्शन रिप्रेजेंट करता। तो नॉट इक्वल टू दिस। लेकिन अगर मैं बोलूं बेटा कि कार्बन सॉलिड, यहाँ ग्रेफाइट है प्लस O2 फॉर्मिंग CO2, तो क्या मैं इसको बोल सकता था दिस रिएक्शन चेंज इन एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन विल बी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट। अरे समझ में आ रहा है? एंड ऑल्सो इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, यस वी कैन राइट दिस। नोट कर लो, ये सब छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, नोट कर लो। हाँ जी हो गया बच्चों, बोलिए। नोटेड। तो अब अगर बताओ, राइट द रिएक्शन, राइट इट डाउन, राइट द रिएक्शन showing enthalpy of combustion of ethane, write the reaction showing enthalpy of combustion of, क्या बोल रहा हूं मैं, इथेन। दूसरा लिखो उसी में, H2 नहीं है, हाँ यस, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट लिखो, और किसको जलाऊं, बोलो, इतना बहुत है, ठीक है लिख सकते, बस बहुत है।
इथेन एंड हाइड्रोजन, पहला इथेन है हाइड्रोजन अलग है, दोनों को मिक्स मत कर देना। चलो कितने लोग का हो गया? जल्दी करो यार इसे। कर लिया बच्चों सबने? हो गया? तो क्या किया आपने बताओ? किसको किसको जलाया बताओ? इथेन को। C2H6 1 मोल O2 क्या बन रहा है? यहाँ पे कितना रह दूं? और ये ऑक्सीजन कितना है ना? अच्छा अगर मान लो मैंने ऐसा कर दिया तो क्या गलत हो गया? मान लो अगर मैंने ऐसा कर दिया, और आपसे ध्यान से सुनो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं थियरी में ही समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन ही तुम्हें।
मान लो इसका मैंने डेल्टा एच आर दे दिया है बेटा आपको कितना, से फॉर एग्जाम्पल -400। मैं पूछूं कि ये बताओ माइनस डेल्टा एच नॉट कंबशन ऑफ C2H6 का वैल्यू बताओ। समझ गया क्या? सिंपल है सर, आपने डबल करके इसका 400 दे दिया है, तो अगर मैं इसको हाफ करूंगा तभी वो उस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा जिसमें कंबशन चाहिए हो। तो हाफ करोगे तो इंथैल्पी भी हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी -400/2 कितना आ जाएगा? समझ आ गया? तो ऐसे करके हम क्वेश्चन निकाल लेते हैं। आया बात समझ में? चलो ग्रेट। तो ये नहीं है बल्कि यही फॉर्म ही करेक्ट है। और बताओ और किसका दिया था? बहुत ही आसान है, H2 + ½ O2 H2O है ना। क्या मैं इस रिएक्शन को ये भी बोल सकता हूँ बेटा, ध्यान से सुनो, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि इंथैल्पी ऑफ कंबशन तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है ये हाइड्रोजन गैस का, साथ के साथ ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी रिप्रेजेंट कर रहा है किसका? H2O का। वेरी गुड, लिक्विड। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी बारीकियां हैं, इनको समझ गए? बोलो। किसका? क्या बोल रहे हो? H2 को जब आप बर्न करते हो तो स्पार्क देते हो, तो हीट उसमें से निकलती है, वो उसको पहले गैसियस फॉर्म में लेके जाती है, लेकिन बाहर का टेम्परेचर तो फिक्स है, टाइम के साथ इक्विलिब्रियम आता है तो वो H2O लिक्विड बन जाता है। तो हम कब की बात करते हैं? इनिशियल सेटल्ड स्टेट एट इक्विलिब्रियम, फाइनल सेटल्ड स्टेट एट इक्विलिब्रियम। तब तो मुझे लिक्विड ही लिखना पड़ेगा ना, अगर मैंने 298 पे कराया। बीच के टाइम में बहुत कुछ हो रहा है और वो ऐसी चीजें हो रही है इरिवर्सिबल की जिसके बारे में हम डिस्कशन ही नहीं कर सकते। अरे सोचो ना, जब ये बीच में बॉन्ड टूट रहे होंगे, क्या मैं उनके बारे में कुछ बता रहा हूँ? नए बॉन्ड जब फॉर्म हो रहे होंगे, मैंने कुछ बताया नहीं, मैंने बोला देखिए यार स्टार्टिंग में ये था, एंड में ये है, तो दिस माइनस दिस आप कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। बीच के टाइम पे मैं डिस्कशन ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस जो भी होते हैं वो एक तरह का इरिवर्सिबल चेंज ही होते हैं। समझ गए? कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जो रिवर्सिबल भी होते हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप इतना दिमाग में रखो, हो जाएगा। ये समझ पड़ गया? ओके। सो इंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं आपको ना से फॉर एग्जांपल कोई एक रिएक्शन दे दिया मैंने जहां पे ऑक्सीजन एंड ये सब इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, जैसे ध्यान से सुनो, जैसे मान लो मैंने बोल दिया बेटा कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट प्लस सल्फर रोम्बिक सॉलिड रोम्बिक। अरे आ रहा है समझ में? S8 है ये ना, थोड़ा फैंसी सा हो गया। ये मिलके क्या बन रहे हैं? CH2 कार्बन डाई सल्फाइड। ओके, गॉट इट? मान लो ऐसा दिया है। आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसका एंथैल्पी चेंज कितना होगा इस रिएक्शन का। आपको दिया क्या इस बार? फॉर्मेशन नहीं, इस बार सबका कंबशन वैल्यू दे दिया। दे हैव गिवन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट, ये आपको दिया हुआ है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ S8 आपको दिया हुआ है बेटा। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH2 आपको दिया हुआ है। तो बताओ इसके लिए डेल्टा H क्या होगा? इसके लिए डेल्टा H क्या होगा? सपोज दीज वैल्यूज आर गिवन टू यू, तो फिर से क्या लगाओगे? इनके कंबशन का इक्वेशन लिखोगे, हिस्ट लॉ लगाओगे और फिर करोगे ना। इसमें करके देखना इंटरेस्टिंगली, जब आप बना रहे होगे ओवरऑल तो ऐसा कुछ आ रहा होगा, डेल्टा H0R इज इक्वल टू समेशन ऑफ AI इंटू डेल्टा H0C ऑफ रिएक्टेंट माइनस द सेम थिंग ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ उल्टा पड़ जाएगा, क्यों? क्योंकि कंबशन में जब भी कोई भी चीज आप लिखते हो वो प्रोडक्ट साइड होता है, जैसे अरे सॉरी रिएक्टेंट साइड होता है, बोलो है ना। तो जब आप कार्बन का कंबशन लिख रहे होगे तो C+O2 गिव्स आउट CO2, इसका लिख रहे होगे तो आप S8 प्लस, समझ में आ रहा है? इसका लिख रहे होगे तो बताओ, जब भी इस रिएक्शन को सम करना है हमें, तो इस बारी रिएक्टेंट हमारा उसी साइड रह गया, प्रोडक्ट वाली चीजों को जो CH2 था, जिसमें CH2 को बर्न कर रहे हैं, प्रोडक्ट में तो CO2 और SO2 मिल रहा होगा ना,
रिएक्टेंट साइड इसको मुझे रिवर्स करना पड़ेगा CS2 के कंबशन को, तब जाके ये प्रोडक्ट साइड में मिल रहा होगा। आ रहा है बात समझ में? अरे मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा, CS2 को जब आप कंबशन का इक्वेशन लिखोगे तो कुछ CO2 प्लस सल्फर का प्रोडक्ट लिखोगे ना, आपको बताओ ये किधर चाहिए CS2, राइट साइड में, तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा। और ये क्या था, प्रोडक्ट, उसको आप पीछे लेके आ रहे हो। अरे समझ रहे हो? तो इसलिए मैं बोल रहा था यहाँ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, फॉर्मेशन के केस में प्रोडक्ट माइनस। इसलिए मैं ये सब बता नहीं रहा हूँ। इसलिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, ना इसको याद रखो ना उसको, सिंपल क्या यूज करो, हेस लॉ, खत्म कहानी। क्यों दिमाग लगाया फालतू का? नेक्स्ट लिखो बॉन्ड इंथैल्पीज एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मैंने पढ़ाया था, एक रिकैप करा देता हूँ बस, ठीक है। मिटा दो। अब थोड़ा ध्यान से समझना, कई बारी इंथैल्पीज डेल्टा एच, जैसे अभी कंबशन का मैंने आपको बताया कि डेल्टा एच आर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज समेशन ऑफ AI इंटू डेल्टा एच नॉट कंबशन ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट, माइनस समेशन BI इंटू डेल्टा एच नॉट C ऑफ प्रोडक्ट। और पहला कौन सा लिखा था इसके पहले, फॉर्मेशन के टर्म में क्या लिखा था, AI इंटू डेल्टा एच नॉट F प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ, जहां पे यहाँ प्रोडक्ट्स का ये कोफिशिएंट है, यहाँ रिएक्टेंट्स का है, एंड सो ऑन। गॉट इट? अब मैं बॉन्ड एनर्जी के बारे में पहले एक्सप्लेन करता हूं, बॉन्ड इंथैल्पी के बारे में। बॉन्ड इंथैल्पी, इसके बाद एक टर्म आएगा मैं एक्सप्लेन करूंगा, कौन सा, मीन बॉन्ड इंथैल्पी। इसके बाद एक टॉपिक है जिसको मुझे एक्सप्लेन करना है, वो क्या है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये सारे टर्मिनोलॉजीज हैं बस ना। तो बॉन्ड इंथैल्पी के बारे में जब भी मैं बात करता हूं, जैसे मान लो डाई एटॉमिक स्पीशीज है, तो बॉन्ड इंथैल्पी का मतलब क्या हुआ भाई, 1 मोल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जितनी इंथैल्पी चेंज हो रही है गैसियस फॉर्म से गैसियस, तो ये जो डेल्टा एच आर है वो क्या है, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ H2, यही कल समझाया था। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं बेटा कि CH4, ध्यान से समझना, ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा, CH4 में कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड इंथैल्पी बताओ, तो अब आप बोलोगे सर इसको निकाले कैसे, तो देखो आप इसको ना पार्ट बाय पार्ट ब्रेक करो, और वो भी कैसे, ऐसे ब्रेक करो जैसे न्यूट्रल न्यूट्रल कंपाउंड जनरेट हो। अभी क्या मतलब है, देखो HCl को आप दो तरीके से तोड़ सकते हो, एक तो है कि भाई अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अपने घर जाओ, जिसको बोलते हैं होमोलाइसिस, कि भाई आप अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाओ, आप अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाओ। तो देखो H.Cl. इसीलिए लिखा है मैंने, डॉट का मतलब इनके वो इलेक्ट्रॉन जो पहले बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व थे। बोलो। दूसरा तरीका होता है, नहीं भाई मैं जबरदस्ती करूंगा, कौन जबरदस्ती करेगा, क्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोलो, तो पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन मैं लेके जाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं दूंगा मैं, ये वाला। इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं, हेट्रोलाइसिस। तो जब भी बॉन्ड इंथैल्पी डिफाइन होता है, गुड फरमान, जब भी बॉन्ड इंथैल्पी डिफाइन होता है तो होमोलाइसिस टर्म से डिफाइन होता है। कहने का मतलब CH4 से आप CH3 डॉट बनाओगे और हाइड्रोजन, तो ये आएगा पहला बॉन्ड इंथैल्पी डेल्टा H1, फिर उसके बाद CH3 से आप CH2 बनाओगे और एक हाइड्रोजन निकालोगे, फिर ये CH2 से फिर एक हाइड्रोजन निकालोगे। क्या सभी में एनर्जी सेम लगेगी, बिल्कुल नहीं सर। क्यों, क्योंकि आप देखो पहले जब CH4 रहा होगा तो मॉलिक्यूल का एनर्जी बिल्कुल अलग है, तो यहां से CH3 and H आ रहा है, ओके, एंड जब ये CH3 हो गया, इन दैट केस वी हैव CH2 and H। नाउ इफ वी हैव CH2 देन इट इज CH and H, तो सभी के केस में अलग होगा, ये वैल्यूज इसने मैंने अलग कर दी।
तो अब क्वेश्चन ये आएगा सर, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ फिर यहाँ पे, जब सब अलग अलग हैं तो क्या मैं चारों रिपोर्ट करूं? तो बोलते हैं जब एक से ज्यादा बॉन्ड हो जाए ना तो बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CH इज बेसिकली मीन ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी. डिफरेंट CH बॉन्ड. समझ में आया? का मतलब दैट इज इक्वल टू डेल्टा H1 कितना लगा पहले वाले को ब्रेक करने में, दूसरे को ब्रेक करने में, तीसरे को ब्रेक करने में, लास्ट वाले को ब्रेक करने में, डिवाइडेड बाई 4. यही निकलता. नोट कर लो इसको. तो बॉन्ड इंथैल्पी क्या है? अमाउंट या इंथैल्पी चेंज एसोसिएटेड विथ ब्रेकिंग 1 मोल ऑफ द गिवन बॉन्ड. बॉन्ड इंथैल्पी लिख लो, दोबारा लिख लो, कोई बात नहीं. Bond enthalpy is the enthalpy change or the amount of energy supplied to break 1 mole of specific bond. To break 1 mole of specific bond. To break 1 mole of specific bond. 1 mole of specific bond. आगे आवाज समझ में लिखो. If more than one bond is present, then mean bond energy is considered. If more than one bond is present, if more than one same type of bond is present, ना थोड़ा ऐड कर लो. If more than one same type of bond, जैसे देखो CH 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 चारों बॉन्ड CH के ही हैं. If more than one same type of bonds are present, then bond energy is taken as the mean of different bond energies. The mean of different bond energies. अब उसी को that is करके ये डिफाइन कर लो, ये जो मैंने आपको बताया इसको ऐसे डिफाइन कर लो. अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बॉन्ड एनर्जीज जब भी हम लिखते हैं उसका मतलब क्या होता है, होमोलाइसिस के थ्रू ब्रेक करने वाले एनर्जी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो बॉन्ड एनर्जी इज कंसिडर्ड थ्रू होमोलाइसिस. जब तक कि वो स्पेसिफिकली मेंशन ना कर दे एग्जाम के अंदर कि नहीं हेट्रोलाइसिस था, तब तक आपको क्या लेना है, होमोलाइसिस. अंडरस्टूड? तो होमोलाइसिस. कंप्लीटेड बेटा? हो गया? जल्दी नोट करो. हाँ जी प्यारे बच्चों, हो गया.
चलो अब एक क्वेश्चन देता हूँ इसी पे बेस्ड, क्वेश्चन दो। अच्छा पहले एक इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी कर लेते हैं, लिखो enthalpy of atomization. What is the meaning of enthalpy of atomization everybody? What do you mean by that? अरे यार कितना सिंपल सा टर्म है यार, कि कोई भी कंपाउंड को कंप्लीटली गैसियस एटम में ब्रेक डाउन करने के लिए जितनी इंथैल्पी चेंज हो उसी को इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलते हैं। राइट इट डाउन। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज द चेंज इन इंथैल्पी associated with conversion of the given compound completely into gaseous atoms. Conversion of the given compound कितना 1 mole, conversion of the 1 mole of the given compound, conversion of the 1 mole of the given compound completely into gaseous atoms, underline कर लेना atoms, समझ में आ रहा है? तो एग्जांपल में आप लिख लो, इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी होगी दैट विल बी इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट रिप्रेजेंटेड बाय ए। देख रहे हो, फॉर्मेशन है तो एफ लगा रहे हैं, कंबशन है तो सी लगा रहे हैं, एटमाइजेशन है तो ए लगा रहे हैं। आ रहा है बात समझ में? अच्छा और एक चीज देखो, और मुझे समझाने की कोशिश करो, ध्यान से देखो इधर। ब्रोमीन लिक्विड को अगर मैं एटमाइज कर दूं तो क्या बन जाएगा? 2Br गैस बन जाएगा ना? क्या मैं बोल सकता हूं कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ, ध्यान से सुनो, ध्यान से एकदम, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ दिस ब्रोमीन लिक्विड is equal to bond enthalpy of Br2. Can I say like this? चेक करता हूं आप लोग कितना दिमाग लगाते हो। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ Br2 लिक्विड, फिर से सुनो ध्यान से, कैन आई से दैट दिस विल बी इक्वल टू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ब्रोमीन? मतलब ब्रोमीन के बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगती है वही सेम एनर्जी एटमाइजेशन में भी लगेगी। अरे दोनों में ही ये 1 मोल होता है। एग्जैक्टली सर, इसमें 2 प्रोसेस है। कौन सा? कि ब्रोमीन लिक्विड से पहले आप ब्रोमीन गैस बनाओ, और जब ये गैस फॉर्म में आ जाए, मतलब अब Br दूसरे दुनिया से अलग हो गया, पहले सबसे अटैच था, ये Br सोशलाइज Br था, ये दूसरे ब्रोमीन के साथ ये, तो ये सोशलाइज Br से इधर आइसोलेटेड करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो सब्लिमेशन एनर्जी। अब ये अनसोशलाइज्ड हो गया, अब इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो बॉन्ड एंथैल्पी होती है। समझ में आया ना? तो बॉन्ड एंथैल्पी में ये मस्ट है कि वो कंपाउंड गैसियस स्टेट में होना चाहिए ताकि दूसरे तरह के अट्रैक्शंस डेवलप ना हो पाए, फिर इसको तोड़ना बहुत आसान है। तो ये आराम से 2Br, बिल्कुल वहां पे भी हमने पढ़ा था। तो यानी अगर इसको लिखना हो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ब्रोमीन लिक्विड, so I can write like this, this is equal to sublimation energy of Br2 liquid plus this, या सब्लिमेशन बोलना, सॉरी सब्लिमेशन यहाँ वर्ड ठीक नहीं है, लिक्विड से गैस बन रहा है ना, तो वेपराइजेशन बोलना, ठीक है, माय बैड, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन ऑफ ब्रोमीन लिक्विड प्लस ये, समझ गए? यहाँ सब्लिमेशन नहीं, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। और ये समझ में आया? क्लियर हुआ?
तो कभी कभी ना ऐसे रिएक्शंस में आपको बहुत बेवकूफ बनाता है, वो ऐसे छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी लिखेगा, आपको बस समझना है एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स का मतलब क्या है और उसी के हिसाब से कॉम्प्रिहेंड करना। समझ में आ रहा है? ये सारे क्वेश्चंस मैं टेस्ट में डाल रहा हूँ, ध्यान रखना, मोर देन वन वाले ऑप्शन में वो भी। ठीक है, हो गया, खत्म हो गया ये सारी चीजें, आगे बढ़े। अच्छा, क्या एटमाइजेशन एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एक ही चीज होते हैं? अभी हमें समझ में आया? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे भी साफ साफ समझ में आ रहा है? बिल्कुल नहीं। भाई ग्रेफाइट के केस में हमने ऐसे देख लिया, एटमाइजेशन का मतलब पूरा पूरा सॉलिड से कैसे ये गैसियस एटम्स के फॉर्म में चला गया। अंडरस्टूड ना? चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया भाई, ये सारी चीजें खत्म हो गई। अब एक, हाँ जी, तो बॉन्ड इंथैल्पी कैसे निकालना है? जो बॉन्ड होगा उसकी इंथैल्पी डिफाइन करेगा। जैसे मान लो कि उसने HC डबल बॉन्ड OH, यानी ये क्या हो गया? फॉर्मल्डिहाइड। इसमें बॉन्ड इंथैल्पी बताना है, तो बताएगा कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड इंथैल्पी X है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड इंथैल्पी Y। ऐसे लिखा रहेगा ना वो। जितने टाइप के बॉन्ड उतने तरह के बॉन्ड इंथैल्पीज वो लिखेगा ना एग्जाम में, आपको टेंशन नहीं लेना है। एक क्वेश्चन कराता हूँ, आपको खुद ही दिमाग अभी चलने लगेगा। ठीक है, चलो write down, find the enthalpy change of the given reaction. Find the enthalpy change of the given reaction. Which reaction? Find the enthalpy change of the given reaction. CH4, formation of CH4 from hydrogen plus carbon solid graphite, right? And इसको मैं 2 कर दूं, तो ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये कितना है? आपको क्या दिया हुआ है? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट। सपोज ये आपको दे दिया है 1 मोल ग्रेफाइट को कार्बन में बदलने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होगी। कितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी? तो मैं ऐसे ही रैंडमली लिख रहा हूँ बच्चों, ठीक है? डोंट टेक माई डेटा वेरी सीरियसली। तो किलो कैलोरी पर मोल। यस, यू हैव टू टेक मी सीरियसली, नॉट माई डेटा आई एम सेइंग। ओके, नेक्स्ट आपको और क्या दिया हुआ है? द बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड इंथैल्पीज ऑफ हाइड्रोजन। आपको और क्या दिया हुआ है? बॉन्ड इंथैल्पीज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। थोड़ा क्वेश्चन और टेंशन और बढ़िया कर दूं क्या? नहीं, जान दो, ज्यादा बढ़िया होगा तो दिक्कत हो जाएगी। हाइड्रोजन हाइड्रोजन में मान लो ये से फॉर एग्जांपल कंसीडर हाउ मेनी, मैं बिल्कुल ही रैंडम दे रहा हूँ, प्लीज डोंट टेक माय डेटा वेरी सीरियसली। सो 100 किलो जूल पर मोल कार्बन। हाँ जी, अच्छा यहाँ कैलोरी दे दिया है, दैट्स व्हाई आई सेड ना डोंट टेक माय डेटा वेरी। ओके, यहाँ किलो जूल पर मोल, ये भी किलो जूल पर मोल, और इसको मैं लिख ले रहा हूँ कितना, अरे यार इसको ना 120 कर ले रहा हूँ किलो जूल पर। दीज आर ऑल रैंडम डेटाज, ओके? इनका रियल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो नाउ कैलकुलेट एज पर द गिवन। जल्दी करो, देखते हैं क्या करते हो। कितने लोग का आंसर आ गया भाई? ये ऑफ कोर्स गैस फॉर्म है, ये गैस फॉर्म है, राइट? स्टैंडर्ड बोल दिया हमने।
हो गया बेटा, कंप्लीटेड। चलो देखते हैं, आ जाओ। ये बताओ, कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट को अगर एटम्स में लेके जाना है तो कितनी एनर्जी चाहिए? ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 500 किलो जूल पर मोल, ये आपको दिया हुआ है। ये मान लो पहला रिएक्शन, राइट। दूसरा क्या दिया हुआ है आपको? H2 को ब्रेक करने में कितनी एनर्जी चाहिए? H2 गैस को ब्रेक कहाँ करना है? H गैस के फॉर्म में। कितनी एनर्जी चाहिए भाई? 100 किलो जूल पर मोल। थर्ड, CH क्या है भाई? CH4 गैस, इधर से क्या जा रहा है? कार्बन गैस। एटमाइजेशन दिया है मैंने, क्या दिया है? बॉन्ड एनर्जी दिया है ना? हाँ तो चलो कोई बात नहीं, 4H। कितने लोग कह रहे हैं इसका हमें लिखना पड़ेगा, कैसे लिखूंगा? कितने बॉन्ड है इसमें? 4 है ना, तो 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH। भाई CH तो एक ही बॉन्ड का एनर्जी देता है ना, वो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। कितना आ गया ये? 4 इंटू 120, कितना आ गया भाई? 480 किलो जूल पर मोल आ गया। अब बच्चों बताओ, ये तीनों अगर आपको मालूम हो तो क्या ये नहीं निकल जाएगा? आपको क्या चाहिए? लेफ्ट में कार्बन ग्रेफाइट, यहां से मिल जाएगा। आपको लेफ्ट में हाइड्रोजन चाहिए, यहां से मिल जाएगा। आपको राइट साइड में CH4 चाहिए, यहां से मिल जाएगा। तो क्या हेच लॉ लगा दूं मैं? तो इसका डेल्टा H नॉट R विल बी इक्वल टू, देखो तो मैं लिख रहा हूं, कार्बन लेफ्ट में ही चाहिए था, 1 इंटू डेल्टा H1, करेक्ट, प्लस H2 मुझे लेफ्ट में चाहिए बट 2 टाइम्स चाहिए, 2 इंटू डेल्टा H2। अरे गाइस, ओके एवरीवन, ओके और नॉट? गड़बड़ हो रहा है क्या? कुछ गड़बड़ हो रहा है? तो ऐसे टेंशन में क्यों हो तुम लोग इतना? अच्छा, ये हमें प्रोडक्ट साइड में चाहिए, सॉरी, ये दोनों हमें रिएक्टेंट में चाहिए, तो ये रिएक्टेंट में है भी, ये मुझे प्रोडक्ट में चाहिए, तो माइनस टाइम ऑफ डेल्टा H3। मुझे CH4 ही तो चाहिए राइट साइड। अरे आ गया ना। अरे इसको अगर फोर्थ बोल लो तो क्या मैं फोर्थ को लिख सकता हूँ 1 + 2 - 3? कैन आई राइट लाइक दिस और नॉट? यू टेल मी। आप रिवर्स कर करके जोड़ लो ना बेटा, इसको आप रिवर्स कर लो, ऐड कर। गड़बड़ हो रहा है क्या? कुछ चेक कर लो, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। पहले एक बारी देख भी तो लो, हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा एक सेकेंड, हाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था ना, तो ये यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। वही मैं कह रहा था, कुछ तो गलत हो रहा है लिखने में। ये तो सही है बिल्कुल, ये परफेक्ट। अरे आ गया समझ में? तो इस तरीके से हमें मैनिपुलेट करके लिखना पड़ेगा, अंडरस्टूड? तो ऐसे भी करके, तो मतलब हमने अभी तक देखा इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम फॉर्मेशन के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कंबशन के टर्म में कैसे, बॉन्ड इंथैल्पीज के टर्म में कैसे करते हैं, और उनका यूज हेस लॉ का यूज करके हम कैसे इंथैल्पीज को निकालते हैं। दैट्स इट। तो अब इस पूरे सेगमेंट का आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। नाम क्या है उसका? इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। लिखो, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। enthalpy of neutralization। enthalpy of neutralization। enthalpy of neutralization, ध्यान से देखो।
अब ये इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, देखो अभी तक हमने जो भी चीज डिफाइन किया ना उसमें हमने 1 मोल पे स्ट्रेस दिया. Enthalpy of formation means 1 mole of the given compound is formed. Combustion means 1 mole of the given compound is broken, मतलब burnt. Okay. उसके बाद मैंने बोला bond enthalpy, तो 1 mole of a particular bond is broken. यही था ना. Atomization, 1 mole of the given compound is transformed into atoms completely. यही था ना. ये पहला ऐसा टर्म है इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जहां पे मोल वर्ड नहीं आएगा. क्या आएगा फिर? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट. तो लिखो यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. अच्छा ये नाम कहां पे आ रहा होगा भाई? बहुत स्पेसिफिक है. बिल्कुल सही. एसिड बेस रिएक्शन. अरे बोलो ना, एसिड बेस रिएक्शन में आएगा ना. न्यूट्रलाइजेशन कहां होगा? व्हेन एन एसिड इज ट्रीटेड विथ, क्या बन रहा है ये? NaCl plus water. So acid and base forming salt and water. तो जब कभी भी ऐसा हो रहा होगा कोई रिएक्शन, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. क्या मैं इसको डाइप्रोटिक नहीं ले सकता हूं? ले सकता हूं सर. क्या बन जाएगा ये? Na2SO4 plus H2O. लेकिन ये बैलेंस नहीं है. राइट. अब बैलेंस कर दिया. अच्छा बैलेंस तो मैं ऐसे भी कर सकता था. बोलो. ये भी कर सकता था. तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हम कंसीडर कैसे करें? तो स्टार्ट करो लिखना. इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज एसोसिएटेड विथ neutralization reaction of an acid with base. Neutralization reaction of an acid with base and is equal to associated with neutralization of a reaction involving acid and base and is equal to, किसके बारे में बोल रहा हूं? इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. मतलब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा HN से. राइट. न्यूट्रलाइजेशन एंड इज इक्वल टू द इंथैल्पी चेंज व्हेन वन इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड विथ वन इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज इक्वल टू इंथैल्पी चेंज of the reaction where one equivalent of an acid is neutralized by one equivalent of an equivalent of base. One equivalent of an acid is neutralized by one equivalent of base. अब जैसे ही बात equivalent की आई तो मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है रेडॉक्स में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट. किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए सर उसका मोल मालूम हो और एन फैक्टर मालूम हो तो उनका प्रोडक्ट कर लेंगे. बोलो बच्चों. अगर मैंने बोला वन इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड, कौन सा एसिड? मान लो HCl मैंने बोल दिया, तो मोल ऑफ HCl मल्टीप्लाई बाई उसका एन फैक्टर. बताओ भाई कितना एन फैक्टर होता है HCl का? हाँ. एसिड के केस में एन फैक्टर कैसे लेते हैं? कितने हाइड्रोजन वो निकाल रहा है. बेस के केस में कितने OH माइनस पर मॉलिक्यूल. सॉल्ट के केस में टोटल पॉजिटिव चार्ज. बताया ना, दो जगह बताया मैंने. तो बताओ यहाँ 1 कर दिया तो कह सकता हूं कि वन इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज नथिंग बट 1 मोल ऑफ HCl. अरे बोलो ना. अच्छा बच्चों वन इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 को देखते हैं. मोल ऑफ H2SO4 बताओ इसका एन फैक्टर कितना होगा? तो यहाँ पे कितना आया? मोल ऑफ H2SO4 हाफ. इसका मतलब हाफ मोल ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू वन इक्विवेलेंट. कुछ ट्रेंड समझ रहे हो? वन इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड इज दैट अमाउंट जो 1 मोल H+ आयन रिलीज करे. देखो अरे भाई हाफ मोल ऑफ H2SO4 से भी 1 मोल H+ आएगा. 1 मोल HCl से भी 1 मोल ही आने वाला है.
तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ एसिड का मतलब है उतना अमाउंट एसिड का जिससे 1 मोल H प्लस आयन निकल रहा हो। अंडरस्टूड? 1 equivalent of an acid is that amount which produces 1 mole of H plus ion. 1 equivalent of base is that amount which produces 1 mole of OH. और वो कहां से समझाया मैंने? इधर से समझाया। तो अब अगर मैं बोलूं, ध्यान से देखो, CH3COOH plus NaOH तो इस रिएक्शन का जो इंथैल्पी चेंज होगा वही इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा। ऑफ व्हाट? दिस एंड दिस, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन अकेले थोड़ी ना होता है, उसके लिए एक एसिड और एक बेस साथ रहने चाहिए तभी तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से बताओ, HCl ले लिया मैंने और NaOH ले लिया, क्या बन रहा है ये? NaCl प्लस वाटर, इसका भी डेल्टा HN के बराबर होगा। अच्छा ध्यान से देखो, इधर H2SO4 ले लिया तो इधर हाफ करना पड़ेगा सर NaOH लेने के लिए, तो जाकर के क्या बन रहा है? Na2SO4, और यहाँ हाफ ले लिया प्लस वाटर, तो इसका इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के इक्वल होगा। एग्जाम में क्या करता है, कभी कभी ना इसको 2 को हटा के डबल से मल्टीप्लाई कर देगा, तो डबल से मल्टीप्लाई करने के बाद वो डेल्टा H दे देगा, बोलेगा इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बताओ इस रिएक्शन का। तो आप समझ गए ना क्या करना है, तो ऐसे गेम खेलता है। तो एग्जाम्पल में लिख के ये कर सकते हो। अच्छा ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, बताया था ना, HCl, HBr, HI स्ट्रॉन्ग होते हैं। डबल टर्मिनल ऑक्सीजन वाली भी चीजें स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये वीक एसिड, वेरी गुड, और ये स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऐसा पाया गया है कि वो कांस्टेंट ही होता है। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, आप पूरा पूरा लिखना ना, इज कांस्टेंट। कितना होता है ये वैल्यू? कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 13.6 किलो कैलोरी। अब 13.6 किलो कैलोरी को अगर आप जूल में चेंज करो तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई बाई 4.18 करके बताओ। अप्रोक्सीमेटली 56 या 57 के आसपास आता है, करके देखो एक बार। $13.6 ना, तो 57 के आसपास आ रहा है ना, तो अप्रोक्सीमेटली 57 किलो जूल पर मोल। हाँ चलेगा, लगभग इतना अप्रोक्स मैंने लिखा है। किलो कैलोरी में वो 13 के आसपास रहेगा, 13.6 के आसपास। समझ में आया? क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों सर? मतलब इसकी वैल्यू भी आप उतना ही बोल रहे हो, इसकी वैल्यू भी उतना ही बोल रहे हो, इधर ये HCl है, इधर H2SO4 है, तो सर देखो ना प्राइमरी लेवल में ही डिफरेंस है, ये कैसे सेम हो गया? तो रीजन ये है बेटा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाटर के अंदर H प्लस Cl माइनस, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH एंड OH माइनस, H2SO4 भी ब्रेक होकर के SO4 माइनस 2 हाफ प्लस H प्लस आयन प्लस Na प्लस प्लस OH, मतलब इनके जो रिएक्शंस होते हैं बेसिकली ये रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं। मतलब किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड बेस में H प्लस एंड OH माइनस ही आपस में रिएक्ट करते हैं, बाकी सब स्पेक्टेटर्स की तरह से पड़े रहते हैं। तो जब ये आपस में मिलते ही नहीं है तो इनसे रिलेटेड कोई लैटिस एनर्जी का चांसेस ही नहीं है। इन दैट केस ये कौन है इनके साथ, उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। मेन तो रिएक्शन सभी में H प्लस इज रिएक्टिंग विथ OH माइनस, तो जब सबका रिएक्शन सेम हो गया तो सबका वैल्यू सेम हो जाएगा। अब बोलोगे सर ये चीज वीक के लिए क्यों नहीं वैलिड है फिर? तो वीक ब्रेक होता ही नहीं है पूरी तरीके से, तभी तो वो वीक है ना। वीक डज नॉट ब्रेक कंप्लीटली इनटू, ये पता चला 1 मोल लिया और 0.1 मोल ही H प्लस आयन मिला, तो उसको ब्रेक करने में एनर्जी कुछ खर्च हो जाती है, इसीलिए इनकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू, सॉरी इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू कम आता है। ध्यान रखना बच्चों, ये इवॉल्व होते हैं हीट ना, माइनस में रहता है।
हीट इवॉल्व होता है। कभी भी देखो एसिड बेस रिएक्शन करा के देखो तो कंटेनर गर्म हो जाएगा, है ना। तो मीन्स वहां से हीट का इवोल्यूशन होता है। अंडरस्टूड? तो समझ में आ रहा है तो ऐसे करके नोट कर लो। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, जैसे मैंने यहाँ बोला एक्सोथर्मिक होते हैं, ठीक उसी तरीके से ना ज्यादातर कंबशन रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक होते हैं। मोस्ट ऑफ द कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। समझ गए? कंबशन कराने से एनर्जी मिलती है, वो चाहे हाइड्रोजन का कराओ, मीथेन का कराओ, पर सभी का नहीं। जैसे नाइट्रोजन का कंबशन करने से कोई एनर्जी नहीं मिलती, फ्लोरीन का करने से कुछ नहीं मिलता है। तो कई बार ये ना क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक। फिर आपको लगेगा यार ये याद करने वाला है क्या? तो याद करने वाला नहीं, वो 3 रिएक्शन अलग देगा, एक कंबशन वाला दे देगा। वो ये समझने के लिए कि आपको दिमाग में पता पड़ रहा है कि आप कंबशन रिएक्शन को एक्सोथर्मिक समझते हो या नहीं समझते हो। या मान लो 3 रिएक्शन नॉर्मल दे दिया, एक दे दिया न्यूट्रलाइजेशन का, वहां भी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये दोनों पॉइंट हमें दिमाग में रखने हैं। ड्यूरिंग कंबशन एंड न्यूट्रलाइजेशन मोस्टली एनर्जी रिलीज। समझ गए? तो अब क्लियर हुआ कि वाई इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज कांस्टेंट। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज मेनली देयर इज रिएक्शन बिटवीन H प्लस आयन OH माइनस, और ये इनके आयोनाइजेशन में कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं होती है। HCl सॉल्यूशन में इसी फॉर्म में प्रेजेंट ही रहता है। So no energy is consumed in ionizing those weak acids and base in case of strong acid and strong base. वो ऑलरेडी वो पूरी तरीके से फ्री फॉर्म में रहते हैं आयंस के। बट वीक एसिड के केस में या वीक बेस ले लोगे तो वहां उनको आयोनाइज करके 1 मोल आयन बनाने में ही एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव लेस वैल्यू, लेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन व्हेन एनी वन ऑफ देम इज वीक। ओके, सो फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस अगर आपको लिखना हो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा यहाँ पे, तो आप बोलोगे एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ ये वाला वैल्यू कितना था, -57। अगर आंसर आपको किसमें लिखना है, किलो जूल पर मोल में, तब तो ये क्या लिख दिया मैंने, आयोनाइजेशन। इसका मतलब जब जितना एनर्जी इसको आयोनाइज करने में लग रही है वो तो ऐड होती है ना, इतनी रिलीज हुई उसमें से ये इतना कंज्यूम कर लिया, तो इसका डिफरेंस ही तो आएगा हमारे पास डेल्टा एच। सो वीक एसिड बेस के केस में जितनी एनर्जी यहां से निकल के आती है -57, इसका कुछ पार्ट उनको आयोनाइज करने में कंज्यूम हो जाता है। दैट्स व्हाई वी कैन राइट लाइक दिस। तो ये दोनों एक्सप्रेशन लिख लो एंड वी आर डन विद दिस डिफरेंट एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन। क्लियर हो गया? हाँ, तो अब वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंडिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं विच इज एंट्रोपी। बिल्कुल नए पेज से करना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, एंट्रोपी। और इतनी बार अब आपके इस टाइम के बाद ना जितने आप ऑर्गेनिक पढ़ो या कहीं भी पढ़ो, हर जगह ये वर्ड आपको मिलेगा, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे से सुनना है ये टॉपिक ना। गिब्स मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, आज एंट्रोपी आपको समझा देता हूँ। अगला क्लास मेरा लास्ट लेक्चर होगा ऑन थर्मोडायनेमिक्स। ओके, खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। हाँ, सारे टॉपिक इसमें ऐसे ही हैं, टफ है। हाँ, टफ नहीं बोलूंगा, मतलब आपको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। हाँ जी बच्चों, करें स्टार्ट। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, एंट्रोपी। हाँ जी बताइए। इसको जनरल सिंबल है इसका एस, राइट। कोई समझाए भाई मुझे, एंट्रोपी से आप क्या समझते हो? अगर कहीं पे भी स्कूल लेवल पे या कुछ भी पढ़ रखा हो, एंट्रोपी से आप क्या समझते हो? बताइए, और क्या समझते हो? तो एंट्रोपी
देखो बच्चों ना, इंट्रोपी के दो अलग अलग डायमेंशन हैं, जिनमें से मैं एक पार्ट ही पकड़ के आपको समझाऊंगा, वो है हीटिंग से एसोसिएटेड, मतलब जो हमारे केमिस्ट्री में मोस्टली यूज होने वाला है। एक है उनके अरेंजमेंट को लेकर के भी ना, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है वो सेगमेंट में बिल्कुल टच नहीं करने वाला। तो हमारा डिस्कशन सिर्फ हीट और उससे एसोसिएटेड चेंजेस करने से एंट्रोपी में क्या फर्क पड़ता है वो। तो एंट्रोपी है क्या, इसको ऐसे समझते हैं, बहुत लूज सेंस में अगर इसे समझा जाए तो इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। जैसे अगर मैं बोलूं सॉलिड, तो बताओ सॉलिड में एटम्स अपने जगह पे फिक्स्ड है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने जगह पे फिक्स्ड है, एकदम सेट है, वो इधर से उधर भी नहीं घूम रहे। टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो वाइब्रेशन होता जाता है, और वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन होता है। बोलो, टेम्परेचर लोअर डाउन कर दें तो और सेटल्ड होते जाते हैं। तो साफ साफ समझ में आ रहा है, सबसे ज्यादा पैक्ड, यूनिफॉर्म, ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर कौन सा है, तो सॉलिड्स के। क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसमें भी अगर बात करूं तो क्रिस्टलाइन। तो सबसे कम एंट्रोपी, बहुत ही कम एंट्रोपी किसकी होती है, सॉलिड्स की। लिक्विड में जब आप आ जाओ तो भाई लिक्विड में मॉलिक्यूल्स घूम सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक पूरा घूम सकते हैं, लेकिन वो अपनी बाउंड्रीज को छोड़ के बाहर नहीं आ सकते। तभी 1 लीटर लिक्विड विल ऑलवेज बी 1 लीटर लिक्विड। थोड़ा बहुत हीटिंग करने से वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन गैस के केस में 1 लीटर ऑफ गैस कैन नॉट बी 1 लीटर ऑफ गैस ऑलवेज। आप उस 1 लीटर गैस को इस कमरे में आप कर दो तो पूरा एक स्प्रे ला करके मार दो यहाँ पे, तो इधर से उधर तक पूरे कमरे में फैल जाएगा। उस स्प्रे को एक डिब्बे में, इतने छोटे से डिब्बे में बंद किया जा सकता है, और उसके अंदर की गैसेस कंटेंट को आप पूरे कमरे में भी फैला सकते हो। तो सबसे ज्यादा रैंडम, जहां पे ऑर्डर्ड होने का कोई मतलब ही नहीं है, वो क्या है, गैसेस। लिखना स्टार्ट करो। एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम, indirect measure of degree of randomness of the system. Entropy, yes, is the indirect measure of degree of randomness of the system. Indirect measure of degree of randomness of the system. Okay, understood, got it? तो आप लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी। तो जैसे मैंने बताया कि भाई सॉलिड से बहुत ज्यादा होगा लिक्विड का, और लिक्विड से तो खैर बहुत ही ज्यादा, सॉलिड से ज्यादा लिक्विड, एंड लिक्विड से बहुत ज्यादा किसका होगा बेटा, गैसेस। सॉलिड से ज्यादा लिक्विड और लिक्विड से बहुत ज्यादा किसकी होगी एंट्रोपी, गैसेस की, क्योंकि मोस्ट रैंडम होते हैं ये। और पता है, अगर इन्हीं सॉलिड में भी अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड चले जाओ तो उसकी एंट्रोपी उतनी ही कम होती है। क्रिस्टलाइन को अगर आप 0 केल्विन तक किसी तरीके से अगर पहुंच गए तो उसकी एंट्रोपी 0। यही थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। सेकंड अभी पढ़ा नहीं हमने, थर्ड पहले ही बता दिया। तो एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस अप्रोचेस 0 as the absolute temperature is attained. Absolute zero temperature is attained, मतलब 0 केल्विन। तो लिख लो ये बात, entropy of perfect crystalline substance at 0 Kelvin will be 0. Perfect crystalline substance, perfect crystalline मतलब कहीं पे भी कोई डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट ना हो, पूरी तरीके से ऑर्डर्ड हो। एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट 0 केल्विन विल बी 0। नोटेड डाउन। और उससे ज्यादा सॉलिड का, उससे ज्यादा क्या होगा, लिक्विड का, और सबसे ज्यादा क्या होगा बेटा, गैसेस का होगा। ये है एंट्रोपी का। तो अब सर एंट्रोपी आपने एक टाइम पे कैटेगरीज बनवाई थी, कौन सी कैटेगरीज, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन की।
तो एंट्रोपी कौन सा फंक्शन है? तो लिखो एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। तो अभी तक पाथ फंक्शन कौन कौन सा पढ़ा है हमने? एक वर्क हो गया, दूसरा हीट हो गया, और तीसरा हीट कैपेसिटी। इंथैल्पी कहां से पढ़ लिया रे बाबा? इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, आगे जितने भी पढ़ने वाले हो सब के सब स्टेट फंक्शन ही है ना। एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। तो चेंज इन एंट्रोपी डिफाइन कैसे करते हैं? चलो भाई, जीरो तो हमें समझ में आ गया, जीरो होगा एट 0 केल्विन। किसी भी, जैसे मैं बोल दूं H2O आइस क्रिस्टलाइन टेकन एट 0 केल्विन विल हैव 0 एंट्रोपी। तो सर चलो, अच्छा 0 से 10 केल्विन मैंने बढ़ा दिया टेम्परेचर, तो एंट्रोपी चेंज कितना होगा? और आगे मैं चला जाऊं तो एंट्रोपी चेंज कैसे निकालें इसको? तो बोलते हैं जो थर्मोडायनेमिक एंट्रोपी चेंज का एक्सप्रेशन है ds, स्टेट फंक्शन है ना, इज डिफाइंड एज dq रिवर्सिबल बाई t। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। ऊपर मैंने बोल दिया है q नहीं, dq पहली बार यूज कर रहा हूं। मैंने बोला था स्मॉल q से काम चला लेते हैं, या आप इसको आप लिखना हो तो आप ऐसे भी कर लो, dq रिवर्सिबल, कोई बात नहीं, एक ही बात है। रिवर्सिबल के केस में आप dq वर्ड यूज कर सकते हो। dq बाई t लिख दिया, यहाँ पे t क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन। समझ रहे हो बात? dq रिवर्सिबल बाई t। अच्छा ध्यान से देखो, ये एक्सप्रेशन ऊपर रिवर्सिबल लिखा हुआ है क्योंकि हमें मालूम है कि हीट एक कैसा क्वांटिटी होता है? पाथ फंक्शन। अगर वो रिवर्सिबल नहीं लिखेगा तो हीट अलग अलग प्रोसेस के लिए बिटवीन टू सिमिलर स्टेट्स भी अलग अलग आएगा, क्योंकि वो पाथ फंक्शन होता है। और इंटरेस्टिंगली अगर वो इरिवर्सिबल हो गया तो ऐसे केस में टेम्परेचर ही डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो हम ये निकालेंगे कैसे? इसीलिए ऊपर अच्छे से लिखा हुआ है dq रिवर्सिबल बाई t। जल्दीबाजी में dq बाई t मत बोल देना, dq रिवर्सिबल बाई t, क्योंकि इरिवर्सिबल होते ही टेम्परेचर ही डिफाइन नहीं हो पाएगा, तो आप ट्रेडिशनल मेथड यूज करके आप निकाल नहीं पाओगे। इसके स्टेट फंक्शन होने का एडवांटेज हम यहाँ पे भी लेंगे, जैसे हमने इंटरनल एनर्जी के केस में लिया था कि भाई दो स्टेट को अगर आप आइसोकोरिक कंडीशन में अचीव कर लो, कितना हीट सप्लाई किया, तो वही वैल्यू हम हर बार यूज करेंगे बिटवीन दोस टू स्टेट्स। वही चीज हमने एंथैल्पी में भी किया था, याद है? उसी तरह का चीज हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। चेंज इन इतना ही है। तो अगर डेल्टा एस निकालना हो तो कुछ नहीं यार, इंटीग्रेट कर दो, dq रिवर्सिबल बाई। तो मैं शुरू करूं भाई, क्वेश्चन शुरू करें? बस हो गया, थ्योरी खत्म होगी इसकी। पहले आइडियल गैस, प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग आइडियल गैस, फिजिकल चेंज इन आइडियल गैस, पहले वो देख लेंगे। फिर वो कौन सा फेज ट्रांजिशन वाली चीजें देख लेंगे, और लास्ट में क्या केमिकल रिएक्शन वाली चीजें देख लेंगे, और ये चैप्टर मतलब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलो स्टार्ट करो। रिवर्सिबल लिखा है ना, तो रिवर्सिबल का जो वैल्यू है हीट का वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, वो फिक्स हो जाएगा, है ना। चले अब स्टार्ट करें। तो पहला पार्ट इसमें है प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस? इन्वॉल्विंग फिजिकल। यहां फिजिकल चेंजेस का मतलब क्या हुआ भाई? नॉट दी सॉलिड टू लिक्विड, वो ट्रांजिशन नहीं, सिर्फ टेम्परेचर बदल गया, T1 से T2 हो गया। फिजिकल चेंजेस इन केस ऑफ आइडियल गैस। तो चलो बच्चों, मैं एक आइडियल गैस लेता हूं, ध्यान से सुनो। आपके सामने क्या है कि एक एनमोल आइडियल गैस है, कोई भी आइडियल गैस ले लो, एनमोल है। कहां से? तो इसको P1 V1 T1 टेम्परेचर से मैं कहां ले जा रहा हूं बेटा? P2 V2 T2 टेम्परेचर तक लेके जा रहा हूं। तो बताओ इससे एसोसिएटेड एंट्रोपी चेंज कितना होगा? मैंने कुछ और बताया ही नहीं है, कुछ भी नहीं बताया मैंने, सिर्फ क्या बता दिया है आपको? P1 V1 T1, P2 V2 T2 एंड N मोल।
इतना ही बताया है। तो मैंने अनमोल बता दिया है और क्या बता दिया है, P1 V1 T1 एंड P2 V2 T2। अब आप मुझे बताओ एंट्रोपी चेंज कितना होगा, जल्दी करो निकालो, देखे क्या करते हो तुम। लेकिन हाँ इतना बोल दिया है कि ये आइडियल गैस है, इतना बहुत है। कहां से निकालेंगे भाई, एक ही तो एक्सप्रेशन आपने बताया है सर, यहीं पे कुछ करना होगा, देखते हैं कौन दिमाग लगा के निकाल पाता है। हाँ जी प्यारे बच्चों, हो गया टाइम अप। देखें नहीं हुआ 90 सेकेंड, ओके चलो, ओके 30 सेकेंड मोर। देखते हैं कोई नजदीक भी पहुंचेगा तो भी बहुत अच्छी बात है, विल ट्राई। हिंट दूं थोड़ा, देखो आप जब DQ यहाँ रख रहे हो, यहाँ T रख रहे हो, तो क्या DQ को हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करके ब्रेक कर सकते हैं? उसके आगे बस अब दिमाग लगाओ, सेम वेरिएबल वाली चीजों को इकट्ठे रखो बस, उसके बाद क्या है। चलो मैं बताता हूँ ना, क्योंकि अब कर नहीं पाओगे, अगर इतना कर लिया है तो ठीक है। देखो ध्यान से देखो बच्चों, तो डेल्टा एस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ DQ बाई T। सही है या गलत है? गलत है, ऊपर क्या रहना पड़ेगा, रिवर्सिबल। गुड। अब अगर ऐसा है तो मैं क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इस DQ की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ भाई, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग ओनली एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन वाले के लिए ही हम कर सकते हैं ना। तो क्या लिख सकते हैं, याद करो, Q स्मॉल q इज इक्वल टू du प्लस PdV। अरे बोलो ना, अरे यार इस साइड में क्या होता है, Q प्लस W इज इक्वल टू du, यही होता है ना। और इस W की जगह पे क्या लिखते हैं, माइनस PdV, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस PdV। कर सकते हैं ऐसा। हाउ डिड आई राइट दिस, यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब बताओ बच्चों, इसको मैं ब्रेक करके क्यों लिखना चाह रहा हूं प्लस PdV, ताकि ना थोड़ा इंटीग्रेशन के बारे में आइडिया लगे। अब बताओ, ये दोनों को सेपरेट कर ले रहा हूं, इंटीग्रल ऑफ दिस होल थिंग। du को मैं क्या लिख सकता हूं, NCV dt अपॉन T प्लस P बाई T इंटू dV। अब इसको ओपन कर दे रहा हूं, तो बताओ जब इसको इंटीग्रेट करोगे, अरे इसको और इसको दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, तो इंटीग्रेशन दोनों के लगा, तो NCV dt बाई T का इंटीग्रेशन, बोलो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, प्लस P बाई T। कितने लोग समझ रहे हैं कि ना तो प्रेशर कांस्टेंट है ना तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। अरे P1 V1 T1 से P2 V2 T2 यार, जनरल डेरिवेशन करा रहा हूं। तो कितने लोग कह रहे हैं कि सर और वैसे भी यहाँ dV है, तो हमें तो यहाँ वॉल्यूम वाला चाहिए, तो हम आइडियल गैस यूज कर लेंगे। PV इज इक्वल टू, तो P बाई T इज इक्वल टू, अब तो आसान हो गया यार, इसके जगह पे यूज करो NR बाई इंटू DV, इसका इंटीग्रेशन। कितना सिंपल हो गया, P बाई T आया था, इससे आसान हो गया, क्योंकि मैंने P बाई T को ही गायब कर दिया, और अब हमें इंटीग्रेशन में कोई तकलीफ नहीं है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है टेम्परेचर बदल रहा है नहीं बदल रहा है, नीचे भी आ गया ना, हमें बस उससे मतलब है। अच्छा अब लिमिट रखने में भी आसानी हो गई, भाई यहाँ पे हम क्या लिमिट रखते हैं, इधर तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। ऐसा तो नहीं बोलते ना Q1 से लेके Q2 तक, अरे बाप रे बाप, ऐसा गलती लाइफ में नहीं करना है, क्योंकि हीट कंटेंट कुछ होता ही नहीं है किसी सब्सटेंस के लिए। अरे समझ रहे हो ना, यूजलेस मीनिंगलेस, इसलिए यहाँ पे कभी Q1, क्योंकि अभी तक मैंने ये कहां से आएगा पता है,
क्योंकि अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया, जो डी का यहाँ वेरिएबल हो उसी का लिमिट यहाँ रखते हैं, तो ये नहीं Q1 Q2 लगा दिया, इसलिए मैंने इसको हटाया पहले। ये इतना अजीब सा एक्सप्रेशन है कि इसको मैंने पहले नॉर्मलाइज किया। अब समझ आया कि यार dt बना T तो टेम्परेचर होता है T1 से T2, यहाँ V1 से V2। अरे आ गया क्या समझ? अब तो इजी हो गया। अब बताओ, इंटीग्रेट करके बताओ, जल्दी करो। हो गया बच्चों, कंप्लीटेड। चलो करें इसके आगे। तो ये बताओ भाई dt बाई टी क्या होता है, ln T1 से प्लस इसमें nr बाहर आ जाएगा बेटा, और dv बाई v क्या होता है, ln v। कहां से कहां तक? इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूं, देखो ncv। बताओ पहले T2 रखूं तो ln T2 माइनस ln, बोलो भाई क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ncv ln T2 बाई T1? अरे ln a माइनस ln b, ln a बाई b होता है। और उसी तरीके से क्या दूसरा वाला लिख सकता हूं nr ln v2 माइनस ln v1। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, nr ln v। क्या आ गया डेल्टा एस? हाँ जी यही है सर, और क्या चाहिए लाइफ में आपको? और कुछ चाहिए क्या आपको? कुछ नहीं चाहिए। एन कॉमन क्यों निकाल दिया, क्या तकलीफ है आपको? और दिखाऊं क्या कर सकते हैं? और चेक करो क्या कर, मिटा दो इसको, ये तो मिटा ही दो। अब देखो यार कुछ नहीं यार, आइडियल गैस का यूज करके ना बस तरह तरह के एक्सप्रेशन लिखूंगा बस, और कुछ नहीं करना। आई कैन राइट इन टर्म्स ऑफ सीवी, आई कैन राइट इन टर्म्स ऑफ सीपी ऑल्सो। कैसे करूंगा सीपी के लिए? सीपी माइनस आर कर दूं तो बोलो ना, सीपी माइनस आर चेंज कर लो। या दूसरा एक काम करता हूं ना, ये जो V2 बाई V1 है इसका वैल्यू आइडियल गैस के एक्सप्रेशन से मैं कुछ इधर उधर करता हूं, हो पाएगा कुछ? तो सर V इज इक्वल टू क्या होता है, nRT बाई P। तो V2 बाई V1 विल बी इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से देखो तो, ध्यान से देखो T2 अपॉन P2। अरे बच्चों बोलो यार, T2 बाई P2 अपॉन T1 बाई P1। कहने का मतलब T2 P1 अपॉन T1 P2। ये उठा के पूरा यहाँ रख सकता हूँ? अरे बोल दो यार। चलो इसको रख करके देखते हैं, डेल्टा एस विल बी इक्वल टू एन सी वी। ध्यान से देखते रहो बस, मैं कुछ भी अभी करूंगा मैथमेटिकल चीज। देख पा रहे हो क्या तुम लोग मैं क्या कर रहा हूं? कुछ दिख रहा है?
और ये दोनों को ध्यान से देखो, यहाँ n ln t2 t1 बाहर निकाल लो, तो cv प्लस r, n को भी निकाल लिया ln t2 में। तो कितने लोग कह रहे हैं वही तो cp हो गया, तो इसी को क्या लिख सकता हूँ, ncp। लेकिन यहाँ पे क्या बच जाएगा फिर, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है, डिपेंड करता है कैसा रिलेशन दिया है उसके हिसाब से करने के लिए। और भी कुछ करूं क्या इसमें, रहने दो यार, इतना बात समझाने के लिए। हाँ जी, हो गया। अब क्वेश्चन दो यार, हो गया यार, बट डेरिवेशन हो गया, क्वेश्चन दो। देखो देखो, 2 mole of oxygen gas, okay wait, okay I'm waiting, you guys, हाँ आगे बढ़ो। हाँ वही तो यार, सिर्फ हमारा 1 मोल ही टाइम का वैल्यू करता है ना। चलो आगे बढ़े, क्या था भाई, क्या क्वेश्चन दे रहा था, मैं खुद ही भूल गया। हाँ 2 मोल यार, 1 मोल नहीं है, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन is converted from initial condition कहां से कहां तक भाई, तो टेम्परेचर देख लो, T1 300 केल्विन, V1 1 लीटर, टू T2 ध्यान से देखो 400 केल्विन एंड V2 से फॉर एग्जांपल मैंने किसी तरीके से 2 लीटर तक ही किया, या एक काम करता हूँ ना 5 कर देता हूँ, तो टब बना दो, नहीं 2 रहने देता हूँ। हाँ डिसाइड कर लिया 2 लीटर, फ्रॉम इनिशियल कंडीशन दिस टू फाइनल कंडीशन दिस, फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी, फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी। चलिए बच्चा पार्टी लोग, मैं बताऊं आंसर जल्दी कर। ये बात रिकॉर्ड करके घर वालों को भेजना है तुम्हारे, अब मिटा दो इसको। अरे मैं बोलूंगा बच्चों ना, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो यार, डिराइव किया ना, बस डायरेक्ट यूज करो। वैसे आप पूरा आंसर करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, बट आई डोंट नो कि आप पहुंच पाओगे कि नहीं, क्योंकि लॉगरिथम आ गया ना। हाँ जी बच्चों, स्टार्ट करें।
चलो देखते हैं, कुछ करना नहीं है यार, इसमें सीधा फॉर्मूले पे रखना है। डेल्टा एस इज इक्वल टू कितना मोल था और क्या था बेटा O2, तो CV कितना हो गया 5/2R। इतना समझ गया तो खत्म हो गया ना क्वेश्चन। ये यूज करो, तो 2 इंटू CV 5/2R ln T2 कितना है 400/300 प्लस NR 2 इंटू R ln कितना था ये 2/1, यही है ना। अच्छा अब देखो, मैं अब चेंज करने जा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आपको पूरा पूरा वैल्यू लिखने के लिए आने वाला होगा। आप बिल्कुल लिख सकते हो यार, देखो ध्यान से इसको। तो इसको मैं लिख रहा हूं 5R और ये ln कितना हो गया। अब बताओ ln 4/3 को ध्यान से देखो, और यहाँ पे 2R हो गया या, और ये ln 2। अब थोड़ा देखो ध्यान से, मैं दोनों की वैल्यू लिखा। मैंने आपको समझाया था बेटा कि ln x की वैल्यू को 2.303 log to the base 10x लिख सकते हैं, करेक्ट। चलो तो मैं इसको लिखने जा रहा हूं, देखो तो ln, पहले 2 को लिखता हूं। कैन आई राइट लाइक 2.303 log to the base 2, और log 10 base 2 का मैंने वैल्यू बताया है आपको, इसका वैल्यू 0.3010 होता है, और log 3 का वैल्यू भी आप याद कर जाओ 477 या 0.48 लिख देते हैं। अगर ये आप समझ रहे हो तो मेरे ख्याल से दोनों ही क्वेश्चन इजी है, बहुत ही आराम से हो जाएंगे। तो इसको मैं लिखने जा रहा हूं log 2.3 इंटू 2.303 मल्टीप्लाई बाई 0.3010, बताओ कितना आएगा 0.693 आ गया क्या, बोलो ना बाबा। तो इसके जगह पे क्या यूज कर लो 0.693। दूसरी तरफ ln 4/3 को मैं थोड़ा इसको ढंग से लिख लूं 2.303 log 4/3 बेस 10। अब मैं इसको भी एक्सपैंड कर लेता हूं, 2.303 log 4/3 को मैं log बेस 10 4 प्लस माइनस log 3 बेस 10। अरे इसकी वैल्यू मालूम है 0.477, और इसको मैं और फिर से लिख रहा हूं 4 को क्या मैं log ये 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और ये बाहर आ जाएगा, तो 2 log 2 माइनस 0.477, और ये कितना होता है 0.3010, यहां से उठा के रखो, तो 0.6, और इसमें से ये सब्सट्रैक्ट कर दो, वैल्यू बताओ कितना आ रहा है। तो बच्चों अब आप समझ गए क्या करना है, बस मुझे यही समझाना था ओपन करके। ये वैल्यूज उठा के यहाँ रख देना, आर के यूनिट को वहां पे रख देना, कैलकुलेशन बढ़ता है बट आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा एक चीज आपने गौर किया, इसमें मैंने आपको ये बताया ही नहीं कि कौन से प्रोसेस से जा रहा है, बताना जरूरी है क्या, क्योंकि स्टेट फंक्शन है। सिर्फ आप इनिशियल स्टेट बता दो सर, फाइनल स्टेट बता दो, तो हम निकाल लेंगे। कर लोगे। एक लास्ट क्वेश्चन देते हैं और कहानी खत्म करते हैं टॉपिक का। लिखो तो, फाइंड द एंट्रोपी चेंज, फाइंड द एंट्रोपी चेंज when 1 mole of 1 mole, find the entropy change when 1 mole of, find the entropy change when 1 mole of, वो तो जो आपको एग्जाम में लिखा हो, मोस्टली जूल यूज करते हैं, जूल पर केल्विन ना। हाँ मैं क्या बोल रहा था आपको, 1 मोल ऑफ, कौन सा गैस, कुछ बताया नहीं मैंने। 1 मोल ऑफ, आप हीलियम लिख लो, 1 मोल ऑफ हीलियम अंडरगोइंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर। इसका आंसर आपको रिपोर्ट करके देना है, रिपोर्ट योर आंसर इन जूल पर केल्विन। निकालो जल्दी।
कर लिया बेटा? ग्रेट, बाकी लोग जल्दी करो। हाँ जी, स्टार्ट करो। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी एल एन T2/T1। कितने लोग समझ गए कि ये टर्म तो ऐसे ही खत्म हो गया सर? आइसोथर्मल है तो ऊपर भी T ये भी T, और ln1 का वैल्यू कितना होगा? 0। ln का लॉग का कोई भी 1 अगर आ जाए तो 0 होता है। तो ये टर्म तो ऐसे ही खत्म हो गया। दूसरा क्या है? nr ln V2/V1, यही बचा रह गया। तो यहाँ पे 2 मोल दिया है, r 1 मोल दिया है, तो चलो 1 मोल दे दिया मैंने, इंटू r इंटू 2.303 log 10/1, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो क्या आंसर आ गया? 2.303। यस, दिस इज द राइट आंसर। अब आर का वैल्यू आप जूल पर केल्विन में कर लेना, कितना आएगा ये? 2.303 इंटू 8.314, यही होता है इतना आर का जूल पर। करेक्ट आंसर आ गया है समझ में? बोलो, और एक क्वेश्चन पूछ लो। चलो।